नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र नवनीत कुमार चौबे के निर्देश में मंगलवार को स्थानीय पदाधिकारी निकाय नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के सदस्यों की मौजूदगी में वार्षिक सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सभासदों के जिलाध्यक्ष आनंद देव उपाध्याय ने कहा कि परिषदीय विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराई जाए ताकि यही बच्चे आगे चलकर विद्यालय का नाम रोशन करें। गुरुटोला वार्ड के सभासद मोहम्मद अफसल ने प्राथमिक विद्यालय गुरुटोला में साफ सफाई एवं सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने की बात कही ताकि निजी विद्यालयों के तर्ज पर हाईटेक गुरुटोला प्राथमिक विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया। साथ ही इस दौरान विद्यालय परिसर में किसी भी तरह का अतिक्रमण हो उसे हटाकर स्वच्छ वातावरण में शिक्षण कार्य कराए जाने की बात कही। कार्यक्रम में जिला योजना समिति सदस्य सभासद गुरुटोला मोहम्मद अफजल व सभासद आनंद देव उपाध्याय को शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में आए सुझाव को अमल में लाए जाने की बात कही। अंत में एबीएससी नवनीत चौबे ने कहा कि शिक्षक शिक्षार्थियों व अभिभावक की एक चेन होती है तथा एक भी कड़ी टूटी या कमजोर हुई तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल हो जाएंगे। संगोष्ठी में साल 2024-25 में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं और डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म स्कूल बैग स्वेटर जूता मोजा एवं स्टेशनरी का रहित धान रस का सीधे अभिभावकों को खाते में भेजा जाना निपुण भारत मिशन नई शिक्षा नीति एसएमसी बालिका मिशन ऑपरेशन कायाकल्प आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश भारती ने कायाकल्प, धनंजय मिश्रा एआरपी को डीबीटी, इंद्रासन पांडे एआरपी ने बालिका शिक्षा निपुण भारत मिशन पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर रागिनी सिंह, संध्या तिवारी, पल्लवी वर्णवाल, जया श्रीवास्तव, शशिबाला तिवारी आदि मौजूद रहे। सर, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस समय आप गोपालपुर विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में अपना एक महाराजगंज से सहदेवगंज जो मार्ग जाता है वो अभी जल्द ही में निर्माण हुआ है उसका, लेकिन आजकल वो रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है जो कि उस सड़क पे जगह जगह दरार आ गई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं वो सबके सब काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की जननी बन के रह गई है। आप एक दो रोड की बात छोड़ दो, आसपास जितनी भी रोड सरकार बना रही है इतनी कमीशनबाजी, इतनी घूसखोरी है, इतनी बेईमानी चरम पर है और कोई भी रोड आप अगर आप देखो तो कोई भी एक भी सही रोड नहीं बन पा रही है। सब अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो सारे मानक में फेल हैं। जब ये रोड बन रही थी तब भी मैं लोगों से मिला था, लोगों ने इस बात का विरोध किया था और नौजवान साथियों ने कहा था कि ये रोड जो है पूरी तरीके से जैसे बनाई जा रही है ये 6 महीने नहीं चल पाई और उसका परिणाम भी यही हुआ कि आज भी हमारे देवारा बेल्ट में रोड किसी तरीके से बन पाई और वो भी बड़ी मशक्क़त से जब बनी है, लेकिन वो 6 महीने भी नहीं चल पाई है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार का पर्याय हो चुका है। आज के समय में हमारी गोपालपुर विधानसभा में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और हम लोग इस बात को बाकायदा उठा रहे हैं। सर, जैसा कि अभी गन्ना किसानों की एक समस्या पड़ी हुई है पर्चियों को लेकर, इसकी आवाज़ हम लोग पेपर के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई बार इसको अवगत भी कराया था, आप लोगों के सामने भी रखा था, लेकिन उस समस्या का समाधान होने का नाम नहीं ले रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बजरंगी भाई मैं आपका धन्यवाद करूँ क्योंकि आप जन समस्याओं को लगातार, आप जैसे नौजवान युवा साथी, मैं जहां भी जाता हूं आप कहीं न कहीं जन समस्याओं के मुद्दों को बहुत मुखरता से जनता के बीच उठाने का काम करते हैं और सरकार को चेताने का भी काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पे हम लोग लगातार 3-4 बार बात कर चुके हैं, आपको याद होगा। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, किसान विरोधी सरकार, व्यापारी विरोधी सरकार, व्यापार विरोधी सरकार, आप देखें आज के समय में नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। मैं आपको बता दूं पूरी लगन बीत गई। हमारा वो किसान जो है वो इंतजार करता रह गया कि हमारी बिटिया की शादी में, हमारी रिश्तेदारी के शादी में, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारे गन्ना जो हमने इतनी मेहनत से अपने खून पसीने से जो सींच करके गन्ना को हमने जो है पैदा किया था, लेकिन आज भी उसकी लागत उसको नहीं मिल पा रही है और जो पर्ची नहीं मिल पा रही, आज भी गन्ना खेतों में खड़ी हुई है, सूख रही है। और आप सोचो इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसके जो है गन्ना को भेजने का खर्चा और लेट लतीफ़ी के कारण किसानों की लागत बढ़ती चली जा रही है। जो सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती थी, मैं बता दूं एक भी किसान से आप पूछ लो जिनकी लागत दोगुनी ना हो गई हो। सर, जैसा कि अभी युवाओं के बारे में बात किया जाए तो अभी भी युवाओं के लिए कोई समुचित व्यवस्था खेलकूद के मैदान के लिए नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने बोला, देखिए एक बात तो तय है कि इस सरकार के जनता के जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। हमारा नौजवान हो, हमारा व्यापारी हो, हमारा किसान हो, हमारी महिलाएं हो,
हमारे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूलों की व्यवस्थाएं देखिए आप। अब सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। हमारे कई सारे साथी टीचर्स टीचिंग प्रोफेशंस में हैं, इंटर कॉलेज में हैं, पीजी कॉलेजेस में हैं। जो आप सोचो कि जो बेचारा नौजवान आज के समय में जो समाजशास्त्र का टीचर है वो मैथ पढ़ा रहा है, जो मैथ वाला है वो समाजशास्त्र पढ़ा रहा है, टीचर ही नहीं है। हालत ये हो गई है कि जिस इंटर कॉलेज में, जिस डिग्री कॉलेज में जो संख्या होनी चाहिए टीचर्स की वो आधी से भी कम हो गई है। लेकिन ये सरकार जो है उसके ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है। और जहां तक आपने खेल कूद की बात करी है, खेल कूद की जहां तक बात है, लगातार इस बात को जो है सरकार केवल और केवल बजट में दिखाती है कि हम खेल को मैदान बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, आज उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे फिसड्डी राज्यों में एक है जो खेल कूद के जो बच्चों को प्रमोट करने के बजाय उन्हें और नहीं तो डिमोरलाइज करने का काम करता है। आप सरकार के पास चले जाओ, आप सरकार के नुमाइंदों के पास चले जाओ, आप तहसील चले जाओ, थाने चले जाओ, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। आप जाओ एसडीएम से मिलो, किसी भी बड़े अधिकारी से जाके मिलो, आपको मालूम चल जाएगा आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। नौजवान मैंने कहा कि आप अगर कोई काम करने के लिए जाते हैं, हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जाते हैं जब अपनी बात कहने के लिए, तो भी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। अब अधिकारी बेलगाम है, सरकार बेलगाम है, सरकार को कोई एकदम उससे पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो आप सोचो, खेल कूद के लिए जो बजट आप आवंटित करते हो तो कहाँ खर्च करते हो आप? हर साल खेल कूद का बजट वापस जा रहा है, सरकार उसको प्रायोरिटी पे ध्यान नहीं है। और एक दो स्कीम नहीं, जो भी इनकी स्कीमें हैं आपको बता दूं मैं, वो कोई भी स्कीम इनकी धरातल पर आज के समय में नहीं है। नौजवान जो पढ़ाई करने जा रहा है उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास नौकरी जॉब्स नहीं आ रही हैं। आप अगर देखो, अकेले रेलवे में 17 लाख नौकरियां थी 2014 के पहले, आज 11.5 लाख नौकरियां बची हुई हैं, 11.5 लाख एम्प्लॉय बचे हुए हैं। आप सोचो, जहां एक तरफ हम रेलवे के एक्सपेंशन की बात करते थे, लोगों के रोजगार की बात करते थे, आज वो नौकरियां घटा रहे हो आप। तो नौजवान तो दिग्भ्रमित है, वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत परेशान है, हताश है, निराश है। अच्छा, आजकल विधानसभा चल रहा है, आज यही के विधानसभा में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जी, जो कि विधानसभा में किसी विधायक ने वहां पे गुटखा खा के थूक दिया है। उसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय महाना साहब का। उन्होंने जिस तरीके से इस बात को उठाया, मुझे अच्छा लगा। कम से कम सफाई को लेकर के जो संजीदगी थी वो बहुत अच्छी थी, मैं धन्यवाद करता हूं। और ये निश्चित तौर से ये जांच का विषय, जो भी गुटखा खाने वाला है, कम से कम जो दंड की बात, जो प्रावधान हो रहा था, ये तो मैं देखा सुबह से खबर बहुत तेज वायरल हो रही है। वाकई बहुत एक अच्छा संदेश है। सफाई जो है सबको, हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गंदगी से ही सारी चीज़ें जो है बीमारियाँ फैलती हैं, बहुत सारी, कितना गंदा लगता है। तो ये निश्चित तौर से जो है आदरणीय महाना जी ने किया है, बहुत अच्छा है। इस बात को विपक्ष उठा रहा है। अच्छा सर, पहले के मंत्री विधायक जो कह देते थे वो काम लोग कहते हैं कि हो जाता था, लेकिन आजकल के मंत्री विधायक में कोई वैसा फर्क नहीं दिखाई देता है। जो लोग कहते हैं कि काम करते हैं, केवल आश्वासन देके चले जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो घोषणा केवल करना जानते हैं। आप अगर देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था किसानों की बिजली माफ़ कर देंगे। आप बताओ, किसानों की बिजली माफ़ हुई क्या? ऐसा कोई दिन नहीं है बजरंगी भाई, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 1-2 एप्लीकेशन हम लोग के पास ना आते हो कि भैया हमारी एक्स्ट्रा बिल आ गई है, हमारे पास 1 लाख 1.25 लाख की बिल आ गई है। आप सोचो, जो गाँव का किसान बेचारा, जिसकी 100-200 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये की बिल आनी चाहिए, वो लाख रुपये की बिल पहुँचाई गई है। और वो एक बड़े पैमाने की मिली भगत में ठेकेदारों के द्वारा एक बहुत बड़ी वसूली का गैंग काम कर रहा है। और ये मैं बता दूं कि इसका इतना तगड़ा लोगों में जो है इसका प्रभाव है कि जनता में त्राहिमाम है। हर एक व्यक्ति सोच रहा, भैया हम तो केवल एक पंखा चलाते हैं, एक लाइट जलती है, 1-2 बल्ब और जलते हैं, उसकी बिल इतनी कैसे आ जा रही है? तो जाए कहाँ? मैं अभी आज ही एसडीओ साहब से बात किया 1-2 मुद्दे पे लेकर के, उन्होंने कहा मैं भेजिए, मैं दिखवाता हूँ। मैं बता दूं, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। हो क्या रहा है कि आज के समय में मुख्यमंत्री जी के बस का ये पूरा प्रदेश नहीं रह गया है, सारे के सारे अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होती रही, जो कि लोग प्रवक्ता हैं डिबेट में, वो बेचारे खुद परेशान रहते हैं। कोई अपने गांव की रोड नहीं बनवा सकता, कोई अपने अगल बगल की रोड नहीं बनवा सकता, कोई सुनवाई है ही नहीं है। और जहां तक मैं बता दूं, अगर आप राजनीति में हैं, मेरा ऐसा मानना है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वृक्ष कवहु ने फल बखे, नदी ने संचय नीर, पर मारत के कारणे नेता धरा शरीर। ऐसा होना चाहिए। अगर आप नेता में हैं, अगर आप राजनीति में हैं, तो आपके अंदर सेवा भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है क्या नाम है, राजनीति में आ गए तो आपके अंदर शासक वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर सेवक की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आप जनता से हैं, जनता आपसे नहीं है।
और जनता, ये लोकतंत्र की खूबी है, मैं बता दूं आपको कि बी द पीपल, फॉर द पीपल और जो है बाय द पीपल। आप सोचिए, लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, बीजेपी का जो नारा है कि अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए, जो हमारा लोकतंत्र है वो ये हो गया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आज के समय में मैंने जो कह रहा था आपसे कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो परिभाषा थी, आज के समय का जो लोकतंत्र हो गया है, आज के समय में अमीर के द्वारा अमीर के लिए ये परिभाषा बीजेपी ने गठित कर दिया है। इसलिए कोई भी स्कीम अगर आप देखो तो जन समस्याओं के लिए कोई भी सरकार की कोई स्कीम काम नहीं कर रही है। सर, आई है बात भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार मुक्त होगा कब भारत? जब तक ये देश बीजेपी मुक्त भारत नहीं होगा। मैं बताऊं आपको, जितने भी भ्रष्टाचारियों के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाए थे, और एक छोटे मोटे आरोप नहीं, बड़े बड़े संगीन आरोप और बड़े नेताओं के द्वारा। आपको याद होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार को लेकर के कहा था 70,000 करोड़ का घोटालेबाज। ठीक 6-7 दिन बाद उसको डिप्टी सीएम बनाती है बीजेपी। आपने, मैं बताऊं, एक एक प्रदेश की बात बता दूं, अगर बंगाल से शुरू करें आप, तो वहां से लेकर के आप देखें, चाहे मुकुल राय हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, और चाहे आप असम में चले जाइए, हेमंता बिस्वा शर्मा हो, महाराष्ट्र के अंदर नारायण राणे से लेकर के जो है आपने देखा होगा, अशोक चौहान से लेकर अजीत पवार से लेकर के ना जाने कितने बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जो बीजेपी ने आरोप लगाए, संगीन आरोप लगाए, वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज के समय बीजेपी में हैं और सब मगन हैं, मस्त हैं। और बीजेपी ने कह दिया कि भाई हम तो वॉशिंग मशीन में धुल करके इनको जो है हमने सही नेता बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जो जांच चल रही थी, जो उनकी ईडी ने संपत्ति अटैच करी थी, उन सब संपत्तियों को किसने रिलीज किया? महाराष्ट्र के अंदर अशोक चौहान के ऊपर जो जांच चल रही थी, उनकी ईडी ने संपत्ति अटैच कर रखी थी, उसको रिलीज कर दिया। तो जो बीजेपी में चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, और उनकी सारी की सारी जो संपत्तियां ईडी सीबीआई जो अटैच की हुई होती है उसको रिलीज करने का काम करती है। तो जनता पूरी तरीके से जान गई है, जब तक हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश भाजपा मुक्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है। सर, चलते चलते लास्ट सवाल है, यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा आजमगढ़ का व्यक्ति समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति है। यहाँ पर जितने भी काम आप देखिए समाजवादी सरकार में हुए हैं, चाहे अस्पताल की बात करें, हम वहीं बगल में जहाँ बैठे हैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि पास में अस्पतालों की बात कर लीजिए, आप यहीं बगल में थाने के बगल में जो हमारा अग्निशमन वाला है केंद्र बना है, पहले आग लग जाया करती थी तो लोग पहुँच नहीं पाती, गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती जिले से, लेकिन देवारा बेल्ट में अक्सर करके आग लग जाया करती गर्मी के महीने में। अभी जो गर्मी का सीजन स्टार्ट हो रहा है, लोगों की हजारों सैकड़ों एकड़ ज़मीनें, एकड़ जो है गेहूँ जल जाया करता था। लेकिन जब से ये अग्निशमन का यहाँ पे केंद्र बन गया, तब से कम फायर की गाड़ियाँ समय से पहुँच जाती हैं, लोगों का नुकसान होने से बच जाता है। आप अगर बात करें आजमगढ़ के अंदर में मेडिकल कॉलेज से लेकर के 200 बेड का मासिक अस्पताल से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के महिला अस्पताल से लेकर जितने बड़े बड़े काम, कमिश्नरी से लेकर के जितने रोडों का चौड़ीकरण की बात करें, देवारा बेल्ट का विकास की बात करें, पूरे अगर हम आजमगढ़ में बात करें तो जो भी विकास किया है एक एक ईंट पर समाजवादियों ने किया है। इसलिए यहाँ की जनता पूरी तरीके से समाजवादी विचारधारा की जनता है और लोग विकास प्रिय लोग हैं, विकास की तरफ जो है उनका ध्यान रहता है। और इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति उनकी मोहब्बत है, अगाध प्रेम है। उसी प्रेम का नतीजा है कि आप देखिए लोकसभा की दोनों सीटें और हमारे विधानसभा की 10 की 10 सीटें समाजवादियों ने, उत्तर आजमगढ़ की जनता ने जो जिताने का काम किया है। मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप जो लोग भी हों, जितने लोग भी हम लोग लोहिया पीजीआई में इलाज कराने का काम करते हैं, आप जब भी किसी को कोई ज़रूरत पड़े आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी समय आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और हम लोग जो है उनको लग करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है, कोई भी व्यक्ति इलाज के बगैर उसकी डेथ ना हो, उसकी हम लोग आखिरी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, जो मेजर डिजीज़ हैं, हम लोग यहाँ से लेके लखनऊ पहुँचाने का काम करते हैं। सर, क्या सर आपका जो नंबर है उसको सार्वजनिक कर सकते हैं? एकदम मैं सार्वजनिक कर सकता हूँ। मेरा नंबर है 9415 925 955 9415 925 955। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप किसी समय बजरंगी भाई, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म का, कभी भी कोई ये नहीं कि मतलब कोई भेदभाव, मैं ये जरूर स्वागत करता हूँ। आपको याद होगा हम जिस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हमारे जो वर्तमान प्रधान हैं, उनके भाई का अगर तबीयत खराब हुई तो वो मुझे फ़ोन किए कि चंचल भाई, आप, मुझे इलाज की ज़रूरत है, आप मेरी व्यवस्था करवाइए, वहाँ पे मुझे भर्ती कराने का काम करिए। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम चाहे पक्ष या विपक्ष, हर सबकी मदद